नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज और स्वागत करता हूं आपका study.com में। तो आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार में आपने आज तक सुना है कि जो साहित्य होता है उसके तीन हिस्से होते हैं, उसके तीन भाग होते हैं। और साहित्य के तीन भाग कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है गद्य, एक होता है पद्य और एक होता है चंपू। ये मैंने आप लोगों को बहुत बार ये बात मैंने बताई होगी कि साहित्य के तीन हिस्से होते हैं, एक गद्य होता है, एक पद्य होता है और एक चंपू होता है। आज हम लोग पद्य के बारे में बात करेंगे। देखिए, ये जो वीडियो है ये आपके कॉन्सेप्ट को बेहतर बनाएगा और इस तरीके के वीडियोस जो है बहुत ही कम मिलेंगे आपको इंटरनेट पे या यूट्यूब पे, ठीक है। तो आज हम लोग समझेंगे कि आखिरकार में पद्य जो होता है, जिसको आप अंग्रेजी में पोएट्री बोलते हैं या फिर काव्य रूप जिसको आप बोलते हैं, ये कितने तरीके का होता है, ये क्या होता है, कैसा होता है। पद्य जो होता है, आपको पता है कि पद्य जो है वो लयात्मक होता है, उसमें लय होता है, उसमें भावनाएं होती हैं, रस की प्रधानता होती है, तो खूब बेहतर रस वाला होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पद्य जो है वो लयात्मक होता है और गेय होता है, मतलब उसको गाया जा सकता है। ये उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है, लय और गेयता। ये दो क्वालिटी जो है पद्य में होती है। जो आपका पद्य है, मतलब जो पोएट्री है या फिर जिसको आप काव्य रूप कहते हैं, तो काव्य के दो रूप होते हैं। मतलब जो भी पोएट्री आप पढ़ेंगे, जो भी कविताएं आप सुनेंगे, वो आपको दो रूपों में मिल सकती है। और दो रूप कौन कौन से होंगे? तो उसमें एक रूप होता है जिसको आप बोलते हैं प्रबंध काव्य। क्या बोलते हैं? एक रूप होता है जिसको आप बोलते हैं प्रबंध काव्य, और दूसरा जो रूप होता है उसको आप बोलते हैं मुक्तक। क्या बोलते हैं? मुक्तक बोलते हैं, ठीक है। जो ये प्रबंध काव्य होता है, ये क्या होता है? काव्य तो ये भी है, ये भी आपकी पोएट्री ही है, लेकिन ये किस तरीके की पोएट्री है। और जो मुक्तक है, पोएट्री तो वो भी है, लेकिन वो किस तरीके की पोएट्री है। तो जो प्रबंध काव्य होता है ना, इसमें पूर्वापर संबंध होता है। ध्यान से पढ़िए, पूर्व अपर संबंध होता है। मतलब अगर आपको प्रबंध काव्य, अगर आप कुछ ऐसी कोई कविता पढ़ रहे हैं या कोई ऐसी रचना पढ़ रहे हैं जिसको समझने के लिए, जिसमें समझ विकसित करने के लिए आपको उस रचना के पहले और बाद वाले हिस्से को भी समझना पड़ेगा, तो इस तरीके की जो रचनाएं होती हैं उनको बोलते हैं कि वो प्रबंध काव्य है। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? जैसे किसी को आपने रामचरितमानस दे दी पढ़ने के लिए। अब रामचरितमानस में बहुत सारे छंद हैं, बहुत सारे दोहे हैं, बहुत सारी चौपाइयां हैं। कभी बता देंगे किसी वीडियो में कि दोहे क्या होते हैं, चौपाइयां क्या होती हैं, ठीक है। तो रामचरितमानस में बहुत सारे दोहे हैं, बहुत सारी चौपाइयां हैं, हरि गीतिकाएं हैं, ठीक है। रामचरितमानस में अलग अलग कांड हैं। अगर आप में से कोई भी रामचरितमानस पढ़ा होगा, तुलसीदास जी के द्वारा जो लिखा हुआ है अवधी भाषा में, अगर आपने उसको पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि उसमें बहुत सारी काव्य हैं, उसमें बहुत सारी क्या है, कांड है उसमें। जैसे एक बाल कांड है उसमें, इसके अलावा उसमें अरण्य कांड है, अयोध्या कांड है, किष्किंधा कांड है, लंका कांड है, सुंदर कांड है। तो ये सारे उसमें क्या है, कांड हैं, मतलब चैप्टर्स बने हुए हैं। आप ऐसा कह सकते हैं कि उसमें चैप्टर्स बने हुए हैं, कांड बने हुए हैं। अब अगर आप किसी को जो पहले से, जिसने राम जो है भगवान राम की कहानी जिसने पहले से नहीं सुनी हुई है, उसको आप जो है क्या करें, उसको आप सुंदर कांड पढ़ाइए उसको कि भाई देखो, हनुमान जी जो है लंका जा रहे थे और रास्ते में ऐसे ऐसे हुआ। वो पूछेगा कि भाई हनुमान जी कौन थे, ये पहले बताओ, ठीक है। वो पूछेगा ये लंका क्या है, क्यों जा रहे थे लंका। तो ये एक ऐसा काव्य है कि इसमें जो है, अगर आपको उसमें समझना है ना,
अगर आपको सुंदर कांड को समझना है तो उसके पहले के जो कुछ भी कांड हैं, जो पहले की कहानियां हैं, जो बाद की कहानियां हैं, वो आपको सब समझनी पड़ेगी। वो चाहे शॉर्ट में समझें या जैसे समझें, आपके पास एक पूर्व और एक अपर दोनों का एक रिलेशन होना चाहिए, तभी आप अच्छे से उस काव्य को पढ़ पाएंगे, तभी आप सुंदरकांड को पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। जैसे जनरली भारत में तो सब बच्चे जो है, हर बच्चे जो है जानते हैं भगवान राम की कहानी को, लेकिन जिसने आज तक कभी राम की कहानी नहीं सुनी है, जिसने नहीं पढ़ी है, अगर आप उस इंसान को जो है अगर बताना चाहते हैं तो फिर तो उसको पूर्व और अपर संबंध बताने होंगे ना, कि ये है, वो है, ये कारण था, इसलिए जा रहे थे। तो जहां पे आपको वो चीज पढ़ने के लिए उसका कहीं से लगाव दिख रहा हो, पीछे से एक लगाव दिख रहा हो, आप किसी को पद्मावती की कहानी सुना दो कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो जा रहा था क्या करने के लिए, पद्मावती को पाने के लिए उसने लड़ाई की। अब कोई भी पूछ लेगा भाई कि अलाउद्दीन खिलजी कौन था, पद्मावती कौन थी, ठीक है ना, ये सारे लोग क्वेश्चन करेंगे। तो जैसे आपने पहला ही चैप्टर पढ़ा होगा कड़बक, तो समझने के लिए एक रिलेशन आपको चाहिए। मैंने वहां रेफरेंस दिया था आप लोगों को कि कहां अलाउद्दीन सुल्तानू, ठीक है, कहां रतन सेन सो राजा, और कोई नहीं रहे, अब वो जो है सारी दुनिया से चले गए हैं और सिर्फ कहानियां रह गई हैं। बिहार बोर्ड क्लास 12th में पहला ही चैप्टर में मैंने आपको ये चीजें समझाई थी। तो वहां पे मुझको ये चीज समझानी पड़ी थी, पद्मावत वाली जो कहानी है, स्टोरी है, आप पहले से जानते हैं या मुझको थोड़ी बहुत बतानी पड़ी थी, तभी आप उस कड़बक को समझ पाए थे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ऐसे काव्य जिसमें पहले और बाद वाले संबंध जो है होते हैं, पूर्व अपर संबंध होते हैं, जिनको समझने के लिए पहले से एक पूर्वाग्रह की जरूरत होती है, वैसे काव्य को आप कहेंगे कि वैसे काव्य प्रबंध काव्य कहलाते हैं। ठीक है, और जिन काव्य को समझने के लिए कोई पूर्वाग्रह नहीं चाहिए, पहले से कोई कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए। आपको कोई बोले कि चलो आज एक शेर सुनाते हैं, एक शायरी सुनाते हैं, आपको सुनाओ, फिर क्या आप ये पूछोगे कि पीछे वाली शायरी क्या सुनाई थी, इसके बाद वाली क्या सुनाएंगे? कोई रिलेशन नहीं है पीछे वाले का आगे वाले से, कोई रिलेशन है इसमें, नहीं है ना। तो ऐसे काव्य जिनका आगे पीछे से कोई रिलेशन नहीं हो, है तो वो भी कविता है, तो वो भी काव्य है, लेकिन जिसका आगे पीछे से कोई रिलेशन नहीं हो उसको मुक्तक काव्य बोलते हैं, और जहां रिलेशन होगी उसको क्या बोलते हैं? उसको प्रबंध काव्य बोलते हैं। ठीक है, अब अगर आप कोई पढ़ेंगे कोई चीज और कोई बोलेगा कि ये एक मुक्तक है, तो आप समझ पाएंगे अच्छा मुक्तक ये चीज होती है। ठीक है, जो प्रबंध काव्य है ये दो तरीके का होता है, एक महाकाव्य होता है, एक खंड काव्य होता है। अब आपके लेवल पे अभी ये बताने की जरूरत नहीं है कि महाकाव्य क्या होता है, किसको महाकाव्य कहेंगे, खंड काव्य क्या होता है, किसको खंड काव्य, इतना आपको अभी समझने की जरूरत नहीं है, वो बहुत डिटेल वाली चीज है। आप बस जान ले सिंपली, जो पृथ्वीराज रासो है, आपने हिंदी साहित्य जो है भाषा और हिंदी साहित्य की रचना उसमें आपने पढ़ी होगी कि पृथ्वीराज रासो जो है ये चंदर बरदाई के द्वारा लिखा हुआ है। अभी मूवी भी बनी हुई है पृथ्वीराज पे। तो ये जो है क्या है, पृथ्वीराज रासो, ये एक महाकाव्य है। ठीक है, रामचंद्रिका एक पुस्तक है, ये भी क्या है, ये भी एक महाकाव्य है। रामचरितमानस ये तो ऑफ कोर्स एक महाकाव्य है, और कामायनी ये जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है कामायनी, वो भी क्या है, वो भी एक महाकाव्य है। इसके अलावा द्वापर, पंचवटी प्रसंग, यशोधरा, परमाल रासो, संदेश रासक, बीसल देव रासो, ये सारे के सारे खंड काव्य हैं। खंड काव्य में एक छोटे से हिस्से का वर्णन होता है, और महाकाव्य जो है पूरा डिटेल होता है उसमें। ठीक है, तो खंड काव्य एक छोटा सा कोई व्यक्ति, कोई घटना, छोटे से हिस्से का वर्णन होगा तो वो खंड काव्य होगा, जो खंडित होगा, मतलब एक छोटे से टुकड़े का वर्णन होगा। और महाकाव्य होगा तो उसमें तो पूरा डिस्कशन होगा एकदम। ठीक है, बाकी और भी चीजें होती हैं वो हम लोगों को समझने की जरूरत नहीं है। ओके, अब देखिए मुक्तक काव्य क्या होता है, वो तो आपने समझा कि जिसका पहले और बाद वाली चीजों से कोई रिलेशन नहीं हो। जैसे आपके चैप्टर में आप देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है तुलसी के पद, और आप पढ़ रहे हैं कि कबहुक अम्ब अवसर पाई, देवियो मेरी करुण कथा चलाई। तो आप जो वो पद पढ़ रहे हैं 12th क्लास में,
तो वो क्या है? वो एक मुक्तक काव्य है। क्या उसको समझने के लिए आपको पहले मैंने कोई कहानी सुनाई थी कि नहीं नहीं ये कहानी पहले सुन लो फिर ये समझ में आएगी, या ये सुन लो ये समझ लो फिर ये कहानी समझ में आएगी आपको? ऐसी कुछ हुई थी क्या बात? सूरदास के पद लिखे हुए हैं कि जागिए ब्रजराज कुंवर कंवर कुसुम खिले, ठीक है? तो वो जो है वहां को क्या आपको वहां समझने के लिए कोई पहले से कोई कहानी मुझको सुनानी पड़ी थी? वो तो मैंने ऐसे ही सिंपली आप लोगों को समझा दिया था ना। वीडियो सब बड़ा हुआ है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। तो वो क्या है? वो एक मुक्तक काव्य है। मुक्तक काव्य जो होते हैं उसमें पहले से किसी पूर्वाग्रह की जरूरत नहीं होती है। मुक्तक काव्य बहुत तरीके के होते हैं। यहां कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, जैसे गीत। गीत क्या है? एक मुक्तक काव्य है। प्रगीत क्या है? एक मुक्तक काव्य है। पद क्या है? यह भी एक मुक्तक काव्य है। पहेली क्या है? मुकड़ी क्या है? गजल क्या होता है? और नज्म क्या होती है? ये सारे के सारे मुक्तक काव्य होते हैं। अब आप इतना तो समझ गए मुक्तक काव्य क्या होता है। अब आप कहेंगे कि सर गीत, प्रगीत, पद ये होते क्या है? ठीक है, आपका एक चैप्टर भी है प्रगीत और समाज। अच्छे अच्छे लोगों को हाल मतलब गड़बड़ हो जाएगा उसको पढ़ाने में और आपको समझने में भी। अगर किसी बच्चे को प्रगीत ही पता नहीं हो, अगर किसी बच्चे को गीत ही पता नहीं हो कि गीत क्या होता है, तो वो प्रगीत क्या समझेगा? और किसी बच्चे को अगर ये पता ही नहीं हो कि प्रगीत क्या होता है, तो फिर वो कैसे उस चैप्टर को पढ़ पाएगा? वो कैसे समझ पाएगा प्रगीत और समाज? ठीक है, आप ही के बिहार बोर्ड क्लास 12th में है। ठीक है, तो अभी समझना तो पड़ेगा ही प्रगीत क्या होता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि गीत क्या होता है। ठीक है देखो, गीत जो होती है ना, ये भावना तीव्रता जब कहीं आती है, जैसे अचानक से आपके दिमाग में कोई एक भावना आई, ठीक है, और उस भावना को बना के आपने क्या किया? आपने उस भावना को बना के कुछ कविता टाइप चीज लिख दी, तो वो क्या है? वो एक गीत है। ठीक है, तो गीत जो होती है एकदम तीव्र भावना वाली चीज होती है कि अचानक से आपके दिमाग में कुछ भावना आई, है ना। जैसे एक गायक है, एक लेखक है, राइटर है, गीतकार हैं, नाम है जानी, ठीक है, और गायक हैं बी प्राक। ठीक है, आपने तो खूब सुने होंगे गाने भाई, मुझसे ज्यादा सुने होंगे। ठीक है, मैं एग्जाम्पल नया ले रहा हूं ताकि आप लोगों के इस वाले एग्जाम्पल आ रहे हैं। ठीक है, तो बी प्राक ने एक गाना गाया। कौन सा गाया ना? आप पूरा लाइन करोगे, कमेंट में करना, ठीक है ना। मैं उसका थोड़ा सा लाइन बताता हूं कि जानी ने रो रो करके समंदर भर दिए, क्या तुम भी रो रो करके नदियां भरते हो। तो यहां क्या है? लेखक एक बड़े ही क्या होगा, दुख वाले मिजाज में होगा, उसके दिमाग में एकदम वैसी वाली भावनाएं होंगी, थोड़ी सी उदासी वाली भावनाएं होंगी, और लेखक बैठा और उसने जो है अपनी भावनाओं को लिख दिया और वो गीत बन गया, बी प्राक ने गा दिया उसको। ठीक है, तो फिर ये क्या है? गीत क्या होता है कि उसमें भावनाओं की तीव्रता होती है, बहुत तेज भावना होती है। और जो गीत होता है ना, भावनाओं की तीव्रता तो होती है, लेकिन साथ ही साथ भावनाओं की एकता भी होती है उसमें। भावनाओं की एकता का क्या मतलब है? जैसे क्या आपने कोई ऐसा गीत सुना है क्या कि जिसमें हंसी भी थोड़ी सी आई हो, थोड़ा सा दुख भी हुआ हो, थोड़ा सा प्यार भी हो? ऐसी कोई गीत आपने सुनी क्या? दुख है तो दुख वाली ही है, हंसी है तो हंसी वाली ही है, प्यार है तो प्यार वाली ही है। ठीक है, तो गीत जनरली क्या होते हैं कि गीत जनरली वो भाव ऐक्य होते हैं, मतलब उसमें जनरली ऐसा होता है कि एक ही भावना चलती है। दुख वाली चीज है तो वही भावना, दुख वाला माहौल ही पूरे गीत में चल रहा है। ठीक है ना, तो भाव ऐक्य होता है और भाव की तीव्रता होती है, बहुत तेज भाव होता है। ठीक है, और देखो जब भावनाएं किसी में आएंगी ना, तो वो बड़े कम समय के लिए होती हैं, संक्षिप्त होती हैं। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? भावनाएं जब आती हैं तो भावनाएं संक्षिप्त होती हैं,
ज्यादा देर के लिए चीजें नहीं होती। ऐसा आपने कभी सुना क्या कि कोई गुस्से में है और 2-4 दिनों से खिसलाया हुआ है, 2-4 दिनों से एकदम आंख लाल पीला किया हुआ है? ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं होता ना। कहने का मतलब ये चीजें संक्षिप्त होती हैं, ठीक है ना। कुछ समय के लिए भावनाएं आती हैं किसी भी चीज के प्रति और कुछ समय बाद वो चली जाती हैं। तो भावनाएं क्या होती हैं? भावनाएं संक्षिप्त होती हैं। तो गीत भी क्या होंगे? संक्षिप्त होंगे, जाहिर सी बात है। भावनाएं ज्यादा ऐसी तो है नहीं कि भावनाएं 2-4 दिनों से भावनाएं भरे हुए एकदम, ऐसी तो चीजें नहीं होती। गीत में एक चीज होती है कि गेयता होती है, गा सकते हैं आप उसको, ठीक है, तभी तो वो गीत है। या फिर पूरी की पूरी जो काव्य वाली जो भी चीजें हैं उसको आप गा सकते हैं। ये तो क्वालिटी है काव्य की कि उसको आप गा सकते हैं। वो अलग चीज है कि गद्य कविता भी होती है और आप ही के सिलेबस में एक पढ़ना भी है गद्य कविता, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। बाकी गीत जो है ना ये व्यक्तिक होते हैं, निजता वाले होते हैं, किसी का निजी मामला होता है, किसी की निजी भावना है और उसने अपनी भावनाओं को दिखाने के लिए लिख दिया। किसी की निजी भावना अपने देश के प्रति है और वो गीतकार जो है लिख देता है, ठीक है ना। मिट्टी जो गीत आई, किसी की निजी भावना है और वो निजी भावना पूरे देश की भावना बन जाती है, ठीक है ना। कि तेरी मिट्टी में मिल जावा, ठीक है, गुल बनके मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। किसी की अपनी भावना है और ये भावना पूरे इस देश में रहने वाले लोगों की भावना बन जाती है, ठीक है। तो जनरली गीत जो है वो निजता वाली चीजें होती है, निजी चीजें होती हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? गीत अगर ईश्वर के लिए लिखे जाए, भगवान के लिए लिखे जाए तो फिर वो पद हो जाते हैं। पद कुछ अलग चीज नहीं है, उसमें भी गेयता होगी, वो भी गाया जा सकता है, वो भी संक्षिप्त होगा, उसमें भी कोई एक भावना होगी, भक्ति वाली भावना होगी, वात्सल्य वाली होगी, श्रृंगार वाली होगी, उसमें भी कोई एक भावना होगी, उसमें भी भाव एकता होगी, उसमें भी निजता होगी। लेकिन बस अंतर यह होगा कि वो किसी ईश्वर के बारे में होगा, ठीक है ना, वो किसी ईश्वर के बारे में होगा। और जब गीत किसी ईश्वर के बारे में होगा, मतलब जब गीत धार्मिक संदर्भ लेने लगेगा, तो फिर आप उसी को क्या बोल देते हैं? पद बोल देते हैं, ठीक है ना। उसी को क्या बोल देते हैं? पद बोल देते हैं, ठीक है ना। तो पद कुछ अलग चीज नहीं होती है, पद गीत ही है, बस वो धार्मिक चीजें हो जाती है। प्रगीत क्या होता है? ठीक है, प्रगीत क्या होता है? प्रगीत होता है कि जो गीत है ना, गीत वो भावनाएं आती हैं तो तेजी में आती हैं और आप उसको चीजों को लिखते हैं, लेकिन उसमें लय होती है, उसमें गेयता होती है। लेकिन भावनाएं इतनी तेजी में आए, इतनी तेजी में आए कि पूरा लय वगैरह सब खत्म हो जाए, ठीक है ना, सारे नियम टूट जाएं। भावनाएं जब बहुत ज्यादा तीव्र हो जाए, इतने तीव्र हो जाए कि छंद के नियम भी खत्म हो जाए, तो फिर आप कहेंगे कि भाई ये प्रगीत है फिर, ठीक है ना। तो प्रगीत जो है वो क्या होता है कि इतनी तीव्र भावना होगी कि छंद वाले नियम भी खत्म हो जाएंगे, उनको आप प्रगीत बोलते हैं। तो आपने गीत, प्रगीत और पद समझ लिए? समझ लिए ना भाई? समझ में आया अच्छे से? चलो ठीक है। अगले दिन अगर आप कमेंट करेंगे, अगर आपको जरूरत होगी, तो मैं पहेली, मुकड़ी, गजल, नज्म सब बता दूंगा कि नज्म क्या होती है, गजल क्या होती है, मुकड़ी क्या होती है, पहेली क्या होती है। ये क्या है? कॉन्सेप्चुअल चीज है। बार बार आप चीजों को सुन रहे होंगे, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो ये आपकी समझदारी को ये वीडियो बढ़ाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।